हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। उसमें पेपर फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। उसमें यूनिट 9 में लोक विकास और पर्यावरण। यूनिट 9 की आज हम यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब थ्योरी देखेंगे। और बाद में मैं आपको 2-3 क्लास थ्योरी की लेने के बाद आपको एमसीक्यू ज़रूर करा दूँगी। तो प्लीज़ आप मतलब टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि मैम ने 2-3 मतलब एमसीक्यू की क्लास दी और फिर थ्योरी की। देखो अब क्या है कि आप लोग अगर सुझाव ही नहीं देंगे, बताएंगे ही नहीं, तो फिर जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करती जाऊँगी, है ना। अगर सामने कोई बताने वाला ही नहीं है तो फिर जो ठीक लग रहा है मुझे, मैं वही कर रही हूँ। बाकी आपको अगर कुछ लगता है कि आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो भी ठीक है, आपके लिए बेनिफिट ही होगा, है ना। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देख लेते हैं बच्चे, लेकिन मजाल है कि वो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल नहीं चाहते कि मतलब कोई भी आगे बढ़े या कुछ भी आपके लिए करे, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इतना कहने पर भी। तो ऐसा ना करें प्लीज़, थोड़ा सा तो समझा करो, एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। पर्यावरण के कितने तत्व हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, वैसे ही मैंने थ्योरी ही ली है सारी। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं। तो ये जान लें आप, पर्यावरण के 4 तत्व होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। कौन से होते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। तो स्थल मंडल आप जानते ही होंगे। स्थल मंडल जिस पर हम रहते हैं, स्थल यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और रहते भी क्या हैं, ये ऊपर वाली पृथ्वी आप जानते हो, जो पृथ्वी है उसकी भी 3 परतें हैं। उसकी भी क्या, एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्थल मंडल क्या होता है। जो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, तो ऊपर वाली जो परत होती है, ऊपर वाली जो परत होती है वही क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है, ठीक है। जो ठोस परत होती है उसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। बाकी जलमंडल पूरा जल का जो भाग होता है, जल का जो पूरा कुल जो भाग है, यानी कि वो महासागर, सागर, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में जो पूरा जल है वो जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल क्या होता है, जो पूरा गैसीय आवरण है, पृथ्वी और जलमंडल दोनों को जो घेरे हुए है वो वायुमंडल कहलाता है। और जैव मंडल क्या कहते हैं, जैव मंडल होता है जो अजैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर के बना होता है, यानी कि बायोम के समूह को जैव मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल आप जानते हैं, इसकी 3 परत होती हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल। तो ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है यानी कि भूपर्पटी, है ना, वो मुझे उसकी हिंदी याद नहीं आ रही थी। तो भूपर्पटी यानी कि जो होती है परत, उसी को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी के जलमंडल का जो जमा हुआ भाग होता है। देखो जो जल है वो हमें कई रूपों में पाया जाता है। एक तो बिल्कुल एकदम तरल में पाया जाता है, एक जमा हुआ भाग होता है जो बिल्कुल ठोस होता है, और जल वाष्प भी पाया जाता है, यानी कि गैसीय रूप में भी पाया जाता है। जल एक ऐसी चीज़ है जो हमें तीनों ही रूपों में मिलता है। तो जलमंडल का जो जमा हुआ भाग है वो ग्लेशियर, आइस कैप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। और इसी जमे हुए भाग को क्या कहते हैं, क्रायोस्फीयर कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, जलमंडल यानी कि जल का जो जमा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, क्रायोस्फीयर कहते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्रायोस्फीयर, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि जलमंडल का जो जमा हुआ भाग है उसको ग्लेशियर, आइस कैप और आइसबर्ग जानेंगे, है ना, ये सिंपल है। लेकिन क्रायोस्फीयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग होता है। क्या होता है, वायु यानी कि हवा जो होती है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है, और इसके कुल द्रव्यमान का 99% भाग, ठीक है, 99% जो भाग है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित होता है, ठीक है। जो वायु होती है वो कहाँ तक पाई जाती है, आप जानते हैं ना,
आप अगर किसी पहाड़ी इलाके में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ना, धीरे 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 जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, आप कभी भी जाके देखना, मतलब मंसूरी वगैरह में चले जाना, या फिर जो भी पहाड़ी इलाके हैं तो ऊपर तक जो ज़्यादा फैले हुए हैं उनमें आप जाओगे ना, तो ऊपर जाके जो हम नॉर्मल लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनको तो हैबिट पड़ जाती है, लेकिन जो हम नॉर्मल लोग हैं ना, वहाँ जाके एक अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर सांस नहीं आ रही है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना वो ऑक्सीजन कम होती चली जाती है पहाड़ों पे। तो क्योंकि इसका जो वायु का पूरा 99% जो भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, वही मैंने थ्योरी में लिया है, सब कुछ आपके लिए नहीं भरा है। तो प्लीज़ टेंशन ना लेना, एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लेना सारी, मतलब भागना मत बीच में छोड़ के। अगर थ्योरी भी आप बार बार पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन भी वहीं से ही बनते हैं। अगर आपको थ्योरी कंसेप्ट उसका पक्का पता होगा तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। तो इसीलिए प्लीज़ खाली एमसीक्यूज़ के पीछे मत भागा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ें। मैंने कभी भी मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, क्लियर किए, लेकिन मैंने कभी भी एमसीक्यू वगैरह नहीं किए, क्योंकि एमसीक्यू मुझे लगता था कि इसमें ना कन्फ्यूजन होता है मुझे। तो मैं हमेशा थ्योरी को ही बार 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 रिवीजन करना पसंद करती हूँ, और वही मैं आपसे बोल भी रही हूँ। बाकी एमसीक्यू हम करा देंगे, बस आप सब्सक्राइब कर लेना, हम एमसीक्यू आपको करा देंगे, ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे भाई तभी। और चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप जानते हैं CO2 जो होती है, CO2 एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल वाष्प है वो नहीं पाया जाता। ये समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शीत ऋतु में। शीत ऋतु आप समझते ही होंगे, शीत ऋतु क्या होती है, सर्दियों वाली ऋतु जो होती है आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्रों में। ये नाम ध्यान रख लेना, आर्कटिक जो वृत्त है उसके निकटवर्ती समीप आसपास वाले क्षेत्रों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही क्या रहता है, सूर्य क्षितिज पर रहता है। आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक इस क्षेत्र में क्या रहता है, लगातार अंधेरा रहता है। कई महीनों तक सिर्फ 1 घंटे के लिए सूर्य दिखाई देता है। ये एक जीके का बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, शायद मोस्टली बच्चों को या नहीं पता होगा कि आर्कटिक वृत्त के आसपास मतलब अंधेरा रहता है, वहाँ पर कई महीनों तक लगातार अंधेरा रहता है, और इसी के कारण लोगों के शरीर पर और दिमाग पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा ही भाई, जहाँ उजाला देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना, अंधेरे अंधेरे में कोई कैसे रह सकता है। तो शरीर और मस्तिष्क दोनों पर इसका क्या पड़ता है, विपरीत, मतलब कि गलत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण भी नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम तापमान होता है, और न्यूनतम तापमान की वजह से यहाँ पर बीज का अंकुरण भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रख लेना। 4 ऑप्शन इसमें से कोई से दे दिए जाते हैं, मतलब 3 दे दिए जाते हैं और एक कोई और दे दिया जाता है, या पूरे 6 के 6 दे दिए जाते हैं और उनको पूछ लिया जाता है कि कौन से मतलब इसमें से सही है या नहीं है। और एक और फॉर्म में पूछा जाता है, वो भी आप याद रख लेना कि ये जो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, खनन, औद्योगिकरण, आधुनिक कृषि, शहरीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है। मैं एमसीक्यू कराऊंगी तो करा दूंगी कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव किसका पड़ता है पर्यावरण पर, सबसे ज़्यादा से कम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख लेना। ऐसी मानवीय गतिविधियाँ, मतलब मानव के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं और जिनका प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, मुख्य रूप से उसमें क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है खनन, क्या होता है, खनन होता है। खनन आप जानते हो, जो भी पेट्रोलियम, सोना, चांदी वगैरह, जो भी हीरे जवाहरात, जो भी देखो पृथ्वी से जो कुछ भी हमें मिल रहा है, और उसका क्या करते हैं लोग, खनन तो करेंगे ही करेंगे अगर मिलेगा तो, है ना। और खनन करते हैं, इससे क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है किस पर, पर्यावरण पर। औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण आप जानते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ रहे हैं,
खेतों को, जंगलों को पूरा काट काट करके क्या बनाया जा रहा है, मतलब उद्योग लगाए जा रहे हैं। आप जानते हैं, आप ये तो देख ही रहे होंगे। मैं यहाँ पंजाब हरियाणा में, हरियाणा साइड से ही हूँ, तो पंजाब हरियाणा में मैंने देखा है, मतलब ज़मीन कितने दूर दूर तक पहले जो फैले हुए थे खेत बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर अब बहुत कम हो गए हैं और कंपनीज आती जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, स्कूल, जो भी है, एक तरह से औद्योगिकरण है जो बढ़ रहा है बहुत तेज़ गति से। और वो खेतों को क्या है कि मतलब बहुत ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं, है ना। और जो किसान है या फिर जिसकी भी ज़मीन होती है, वो मतलब लालच में क्या करता है, अपनी ज़मीन को बेच देता है, क्योंकि ज़मीन से वैसे तो जीते जी कुछ मिलता तो है नहीं, है ना। कहाँ इतना उसे फसल से या किसी से कुछ मिल पाता है। तो इसलिए वो अपनी ज़मीन को क्या करते हैं, बेच देते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं, शहरीकरण। फिर वो क्या करते हैं, शहरीकरण यानी कि शहरों की तरफ भागते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि क्या है आजकल, आप जानते हैं, वो पहले वाला टाइम तो रहा नहीं कि जैसे गोबर की खाद डाली जाती हो, या फिर उसमें क्या होता है कि पहले आपने अगर कभी देखा हो या फिर सुना तो होगा ही, नहीं भी देखा है तो, जो कृषि थी वो उसमें बैलगाड़ी वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ों का, बैलों का जोतने के लिए, बीज बोने के लिए, मतलब इस तरह की जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी उनका यूज किया जाता था, जो कि एकदम मतलब पर्यावरण के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था उनसे, सब अच्छा ही होता था। मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता था या फिर फसल अच्छी होती थी। केमिकल्स वगैरह उस टाइम नहीं डाले जाते थे। लेकिन आजकल आधुनिक कृषि क्या है, आधुनिक कृषि में सबसे ज़्यादा जो यूज की जा रही हैं चीज़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब खाद वगैरह डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अन्न पैदा हो। वो ये मतलब कोई नहीं सोचता किसी के बारे में कि भाई ये अन्न खा कौन रहा है, हम अपने ही तो लोग हैं जो सब ये सब खा रहे हैं। तो इनका क्या है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब दोहरा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आप जानते ही हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण का जो उपयोग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह जो लगाई जा रही हैं, है ना। और मतलब हर चीज़, आप समझ लीजिए, अगर घरों की भी हम बात करें तो जो फ्रिज, एसी और या इस तरह की जो चीज़ें जो हम अपने लाभ के लिए जिनका यूज करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ये बात हमें नहीं समझ में आती है ना, समझ में आए भी कैसे, इनसे फ़ायदा ही इतना होता है। तो चलते हैं आगे। खनन क्षेत्र अधिकांशतः ये जरूर जान लेना, जो खनन क्षेत्र हैं वो पता है मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में। वनीय का मतलब होता है जो वनों वाले क्षेत्र, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वन है, ऐसी जगहों पर ही खनन क्षेत्र मिलेंगे, है ना। मतलब ज़्यादातर ऐसे जगहों पर नहीं मिलते जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अगर होंगे भी इसके नीचे तो फिर कोई मतलब कोशिश करता नहीं है ना, उनको ढूंढने की। तो ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो दुर्गम या वनीय क्षेत्र होते हैं, जिससे वनों उन्मूलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल, अगर ऐसी जगहों पर कहीं खनन क्षेत्र मिल गया तो जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, वनों को तो काट ही देंगे। वनों से कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई लेना देना नहीं है। सारे पेड़ पौधों को मतलब काट के क्या करेंगे, उस खनन जो भी खनन क्षेत्र है उसमें से क्या करेंगे भाई, खनन तो करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। तो यहाँ पर दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण आप समझते हैं जो उसका दोस्त हो, भारतीय उत्पादों के लिए इको मार्क, ठीक है, इको मार्क नामक एक लेबलिंग योजना वर्ष 1991 में शुरू की थी। ये किसने की थी, भारत सरकार ने की थी, उस टाइम की जो सरकार थी उसने की थी। और इको मार्क, इको मार्क कब शुरू हुआ था, 1991 में शुरू हुआ था। और ये किसके लिए काम करता है, ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। इस लेवल को ऐसी चीज़ों पर लगाया जाता है जिससे लगता है कि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नगरीय क्षेत्रों में जो नगर मतलब शहर होते हैं, आप जानते हैं उनमें बड़ी बड़ी कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होना, बड़ी बड़ी मतलब आप देखते ही हैं कंक्रीट जो संरचना ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं, ऊंची ऊंची बन रही हैं, ये क्या करती हैं, सूर्य तपका यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका अधिक अवशोषण करती हैं,
नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण धूम कोहरे के निर्माण से क्या होता है, धूम कोहरे के निर्माण होता है। और उसी के कारण नगरीय क्षेत्र का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, आप कहीं भी चले जाना, दिल्ली में, फरीदाबाद, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे, नगरों में, वहाँ वहाँ का जो तापमान है वो आसपास के क्षेत्रों से या गांव के तापमान से 5 डिग्री से 8 डिग्री तक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 5 से 8, ये आप ये डाटा याद रख लेना ठीक से। 5 से 8 डिग्री तक क्या होता है, अधिक होता है यहाँ का जो तापमान होता है नगरीय क्षेत्रों का। और किस कारण होता है वो भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि तो हुई है। जो आधुनिक प्रौद्योगिकी हैं उनके प्रयोग से अभी मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। उनके उत्पादन में, हर चीज़ के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगर मशीनीकरण का यूज कर रहे हैं उससे भी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और जैसे फसलों में भी प्रौद्योगिकी का, टेक्निक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे वृद्धि तो बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। लेकिन पर्यावरण की समस्याएं भी तीव्र गति से उत्पन्न हो रही हैं। पंजाब और हरियाणा साइड में, पंजाब व हरियाणा में तो अति सिंचाई के कारण, अति सिंचाई का मतलब है ऐसी चीज़ों से सिंचाई करना जो कि नुकसानदायक है, जैसे बोरवेल वगैरह कराना या नीचे से मतलब हेडपम्प वगैरह का यूज करना, है ना। इनकी अति सिंचाई के कारण क्या होता है, मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है, मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है। और विलासिता के उत्पादन, अभी मैंने आपको बताया ना, जो हम अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, स्प्रे, हेयर ड्रायर, आपने देखा होगा घरों में अब क्या है कि मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, वो क्या करते हैं कि हेयर ड्रायर रखते हैं। उनको मतलब ये भी नहीं है कि 1 घंटे का या आधा घंटे का, कुछ पेशेंस रख लें कि कोई बात नहीं भाई, बाल सूख जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है कि ये पर्यावरण के लिए चीज़ें नुकसानदायक हैं, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती हैं चीज़ें। हेयर ड्रायर, स्प्रे वगैरह जिनका हम यूज करते हैं ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नेगेटिव ही इफेक्ट डालती है। तो ऐसी चीज़ों का तो यूज ना ही करें, हम भी नहीं करते। और बाकी आदि के प्रयोग से क्या होता है, CFC, ये गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC निकलती है इन सभी चीज़ों में से। और जो वायुमंडल में पहुंचने के बाद क्या करती है, जो ओजोन परत है हमारी, उसका क्या कर रही है, क्षरण कर रही है। उसको क्या कर रही है, उस ओजोन परत को पतली से पतली बनाती जा रही है। और जिस कारण क्या हो रहा है, वो जितनी ज़्यादा उसका क्षरण होगा, पहले ओजोन परत बहुत मोटी थी, और मोटी होने की वजह से सूर्य से जो परावैंगनी, हानिकारक जो परावैंगनी किरणें आती थी, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी, ओजोन परत उसे रोक लेती थी। और ओजोन परत कहाँ पर है, समताप मंडल के बीच में है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। ठीक है, तो अब ओजोन परत में क्या है कि यहाँ पर तो नहीं, लेकिन मतलब उसमें छेद भी देखा जा रहा है, इतनी पतली, बिल्कुल पतली हो गई है बहुत ज़्यादा। और उससे जो अब वो मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वो परावैंगनी किरणों को धरातल पर पहुँचने से रोक ले। और वो धीरे धीरे उनको पूरी मतलब पूर्ण रूप से नहीं रोक पा रही है, थोड़ी बहुत अभी सक्षम है। और पहुँचने से क्या होता है, जब वो धरातल पर पहुँचती हैं तो ये तापमान में तो वृद्धि होती ही होती है, तापमान में तो वृद्धि होती ही है परावैंगनी किरणों से, बल्कि साथ साथ में जो त्वचा कैंसर है, यानी कि जो आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी वगैरह और ये सब बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं, स्किन प्रॉब्लम, तो ये किसकी वजह से होती हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बस डॉक्टर्स तक ये चेकअप करा लिया, वो चेकअप करा लिया, मतलब सोचते हैं कि ये ऐसा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, बच्चे पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमारे मतलब वहाँ तक सोच नहीं जा रही है लोगों की कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब सुविधाओं की आदत ही ऐसी पड़ गई है कि इनके बिना कोई भी नहीं रह सकता। देखो, आप भी नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते, फ्रिज के बिना नहीं रह सकते, एसी के, चलो एसी के बिना रह भी लेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना नहीं रहा जा सकता। तो त्वचा कैंसर की समस्याएं भी सबसे मतलब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं, ये ध्यान रखना आप। भोपाल गैस त्रासदी, यूक्रेन की चेरनोबिल घटना तथा 3 माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ये पूछे जा सकते हैं। आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो ठीक तरह से जब सक्सेस नहीं हो पाती है तो उनसे हुए गंभीर परिणाम भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ही
ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई थी, ये नाम ध्यान रख लेना, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया था। ग्रीन आर्मी की स्थापना किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण के विषय में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर पारिस्थितिकी, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। ये क्या होता है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत एक तरफ तो समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण, ठीक है, समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य, अलग अलग जीवों के मध्य ही पारस्परिक जो अंतर संबंध होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो ये नाम ध्यान रख लेना, अर्नेस्ट हैकल थे। लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर और बनते भी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। और कब किया था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, अजैविक घटक, संगठक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। अजैविक क्या होते हैं? अजैविक में निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रकाश, वायु, ताप, है ना, इस तरह की जो निर्जीव चीज़ें होती हैं अजैविक संगठक में आती हैं और जो हमारे क्या करती हैं? पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपयोगी होती हैं। और जैविक संगठक क्या होते हैं? जैविक में क्या होते हैं? सजीव चीज़ें आती हैं, सजीव, ठीक है। इसमें डिकम्पोजर्स और उत्पादक, उपभोक्ता, वो सारी चीज़ें होते हैं जो क्या करते हैं? पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। एवं ऊर्जा संगठक, ऊर्जा में क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऊर्जा संगठक के अंदर आती हैं। मृत जीवी, यानी कि जिनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, मृत जीवी जो होते हैं मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए, विघटित का मतलब होता है उनको मतलब डिकम्पोजर करने के लिए, डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्रोटीएज एवं लाइपेज का क्या करते हैं? स्नाव करते हैं, मतलब एक तरह से उसको क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? मतलब पर्यावरण के, आप जानते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ कीटाणु जीवाणु होते हैं, वो बहुत अच्छे मतलब उसके पर्यावरण के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। सूर्य की जो बाह्य सतह है ना, बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त गैसें, मतलब अत्यंत जो बहुत ज़्यादा मतलब ताप वाली जो गैसें होती हैं वो नीचे से गर्म होने पर क्या करती हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा देती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन नाम ध्यान रख लेना, फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बता दिया करो, हाँ भाई लगी है, इसमें शर्म कैसी। और मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, सभी कर लिया करो, है ना। एक बार आपको जब डेली देखनी है वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए, थैंक यू।